हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस बार का ये मेरा फ्लूइड मटेरियल्स का लास्ट लेक्चर होगा एंड आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स को देखकर आपके कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयल्स, कटिंग फ्लूइड्स एंड कूलेंट्स क्लियर कर लिए होंगे। तो इस बार हम स्टडी करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम है पेंट्स एंड वार्निशेस। तो कन्फ्यूजिंग इसलिए है कि बहुत लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं नेल पेंट के साथ। तो नेल पेंट नहीं है, ये हमारा इंडस्ट्रियल पेंट है और इंडस्ट्रियल वार्निश है। तो सबसे पहले हम पेंट्स के बारे में देखेंगे। तो पेंट्स की यहाँ पे एक टेक्निकल डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ऑयल और पॉलीमर को मिक्स करने से हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम पेंट बोल देते हैं। और पेंट का मतलब आपको नॉर्मल जो आप ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं वो पेंट कलर भी नहीं समझने हैं। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल पेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका पर्पस कोरोजन रेजिस्ट करना होता है, अपीयरेंस बेटर करना होता है और एक ग्लॉसी लुक देना, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ शार्प कॉर्नर्स को स्मूथ करना या फिर सरफेस रफनेस को कम करना जैसे पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम इन पेंट्स का यूज़ करते हैं। और नॉर्मल कलर की तरह इसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटी ऑफ कलर है। वो इसीलिए क्योंकि ये बेसिकली ऑयल और पॉलीमर का मिक्सचर है जिसके अंदर ऑयल पॉलीमर को कैरी करता है, यानी फ्लो करने वक्त वो पॉलीमर को साथ में लेकर चलता है और उसे पकड़ के रखता है। यानी दीवार पे लगाने के बाद ऐसा कभी देखा है कि आपने दीवार पे पेंट किया हो और ऑयल के साथ पेंट पूरा वापस नीचे उतर गया हो? नहीं ना, क्योंकि ऑयल दीवार के साथ चिपकता है और पेंट को भी वहीं पे चिपका के रखता है। और रही बात कलर की, तो वो हमें पिगमेंट्स की तरफ से मिलता है, यानी आप जो कलर का पिगमेंट ऐड करेंगे उसी कलर का आपको पेंट मिल जाएगा। तो जो ऑयल हम पेंट्स के लिए यूज़ करते हैं वो होता है सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल एक्सेट्रा। यानी ऐसे कई सारे ऑयल्स हम यहाँ पे पेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर मेजर फंक्शन यही हमारा अचीव होना चाहिए कि वो पॉलीमर को पकड़ के रखना चाहिए और पिगमेंट के कलर को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और हम ये ऑब्वियसली जानते ही हैं, टेंथ में आप सभी ने पढ़ा होगा कि टर्पेंटाइन यानी थिनर की मदद से किसी भी पेंट को इजीली किसी भी सरफेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि नेरोलैक डीलक्स वाले ऐड देते रहते हैं कि उनके पेंट में दरारें नहीं आती। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि Mn यानी मैंगनीज, Co यानी कोबाल्ट, जिंक Zn, Pb यानी लीड और अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स इसीलिए यूज़ किए हैं कि एज ए इंजीनियर आप सभी को हैबिट हो जानी चाहिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की, क्योंकि ये टाइम भी सेव करता है और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है। तो एग्ज़ाम में भी अगर आप इसी तरह से लिखेंगे तो वो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे पेंट में ऐड करने से वो क्रैक फॉर्मेशन को अटकाते हैं। और बेसिकली आप देखते हैं कि पेंट को किसी भी सरफेस पे लगाने के बाद थोड़े टाइम बाद वो जो पेंट लिक्विड फॉर्म में हमें दिखता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो उसकी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप किसी सरफेस पे पेंट लगाते हैं तो उसके अंदर ऑयल और थिनर जो है वो दो ही लिक्विड कंपाउंड रहे हुए हैं। तो जैसे ही वो दोनों लिक्विड कंपाउंड सूख जाते हैं एटमॉस्फेयर हीट की वजह से या प्रेशर की वजह से, तो लास्ट में वहाँ पे पॉलीमर और पिगमेंट का कॉम्बिनेशन वहीं पे रह जाता है और वो दोनों मिलकर एक थर्मोसेटिंग पेंट फिल्म बनाते हैं। अब थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है? आपने कभी प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो प्लास्टिक के अंदर मेजरली दो टाइप आते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो एकदम हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है और एक बार आपने उसको शेप दे दिया तो उसका शेप वापस हाई टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता। तो पेंट के लिए अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ही डिज़ायरेबल है, क्योंकि हमारे मान लीजिए किसी भी मशीन में हमने कलर किया है और मशीन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है, तो उस हाई टेम्परेचर पे पेंट पिघल के बाहर नहीं आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम थर्मोसेटिंग टाइप ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसलिए हमने पेंट्स को भी इसी तरह डेवलप किया है कि जब वो सूखे तो हमें एक थर्मोसेटिंग टाइप के पॉलीमर की पेंट फिल्म मिलनी चाहिए जो एकदम हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके और उस टेम्परेचर पे बिगड़े नहीं। तो पेंट्स हम देख चुके हैं बेसिकली ब्रीफ में। अब हम बात करते हैं वार्निश की। तो वार्निश भी पेंट जैसे ही एक एलिमेंट है, बस उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे मैंने
ट्रांसपेरेंट वर्ड को हाईलाइट किया है कि एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग है जिसे ड्राइंग ऑयल, थर्मोसेटिंग रेजिन और थिनर की मदद से मिक्स करके बनाया जाता है, उसे हम वार्निश कहते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें ऐसा क्या खास आ गया है, क्या ऐसे धाड़ मार ली इसमें जो हमें इसको पेंट से अलग समझना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो बता रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं लकड़े के ऊपर एक ब्रश मार रहे हैं जिससे उसकी शाइन बढ़ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आप पॉलिश की बात करते हैं वुड पे, वो एक्चुअली वार्निश होती है। तो वार्निश लगाने से आपको एक ग्लॉसी लुक मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है खास करके ट्रांसपेरेंट, तो ये पॉलिश का जो काम आता है ग्लॉसी लुक का, वो ट्रांसपेरेंट होना तभी इसलिए कंपलसरी है, क्योंकि अगर उसमें कलर होगा तो वो जो ग्लॉसी लुक आता है नेचुरल कलर्स का, वो हमें नहीं मिल पाएगा। और ऑब्वियसली ये क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके अंदर कोई भी पिगमेंट ऐड नहीं करते जिसकी वजह से कोई कलर आए। और जैसे कि हमने पेंट में देखा कि ऑयल और थिनर ड्राई हो जाते हैं, तो उसी तरह वार्निश में भी एक बार अप्लाई करने के बाद जब थिनर और ऑयल सूख जाते हैं तो हमें जो मिलते हैं, यानी थिनर पहले हम अप्लाई करते हैं वार्निश के साथ, और सबसे पहले थिनर कंपोनेंट जो होता है वार्निश का वो सूख जाता है। तो अब बचे हैं ऑयल और रेजिन। तो ऑयल और रेजिन पार्शियली पॉलीमराइज हो जाते हैं। पॉलीमराइज मतलब एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का टर्म है कि जब कोई दो एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करके किसी लॉन्ग कंटिन्यूस चेन से प्लास्टिक्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमराइज करना। पर यहाँ पे लिखा है मैंने पार्शियली पॉलीमराइज होना, यानी कि कंप्लीटली पॉलीमराइज नहीं होंगे, क्योंकि कंप्लीटली पॉलीमराइज होंगे तो उनमें क्रैक पड़ जाएंगे। और बेसिकली ये लिक्विड्स है ऑयल और रेजिन, तो दोनों कंप्लीटली पॉलीमराइज हो भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे हमें पार्शियल यानी आधा पॉलीमराइजेशन ही मिलेगा, और उसके साथ ही हमें ऑक्सीडेशन भी देखने मिलेगा, यानी वो कुछ आयोन्स भी लूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे फाइनली ऑयल और रेजिन एक पॉलीमर की कोटिंग बना देंगे ट्रांसपेरेंट, और हमें वार्निश की जो हमें कोटिंग चाहिए थी हमारे सरफेस पे वो हमें फाइनली मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे लैकर की। तो लैकर भी एक ऐसा ही कंपोनेंट है पेंट जैसा, बस इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसके अंदर हम खास करके रेजिन्स और प्लास्टिसाइजर्स को मिक्स करते हैं। तो रेजिन क्या होते हैं? रेजिन यानी नेचुरल रबर कंपाउंड जो होते हैं हमें प्लांट्स में से मिलता है, वो रेजिन होता है। अब आर्टिफिशियल भी बन सकता है। और प्लास्टिसाइजर, इसके नाम में ये है कि प्लास्टिफिकेशन करने में कोई हेल्प करता है, यानी प्लास्टिक किसी चीज़ को बनाना हो तो उसमें हेल्प करता है। तो ऐसा जो आर्टिफिशियल एजेंट है हम उसे प्लास्टिसाइजर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेजिन के लिए एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में ये वाला जो एलिमेंट था मेटल फिनिश वाला, इसको कलर किया जा रहा है। तो इसको कलर करने के बाद मुझे इतनी मस्त स्मूथ ब्लैक फिनिश मिलती है। ऐसे तो सब बॉयज़ का फेवरेट कलर ब्लैक शाइनी कार का होता है, तो वो कार का कलर आता कैसे ये भी पता होना चाहिए ना। तो एक्चुअली लैकर की वजह से वो कलर बहुत ही इजीली इंजन के पार्ट्स पे भी किया जा सकता है, और छोटे छोटे कंपाउंड्स पे बहुत इजीली ऐसी शाइनी फिनिश ब्लैक कलर की हमें मिल सकती है। तो लैकर के अंदर आप देख चुके हैं कलर है, तो कलर के लिए हमें वापस से पिगमेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो और लेकिन ये ज़रूरी कंपलसरी नहीं कि आप पिगमेंट ऐड करें। लैकर को एज अ कलर एजेंट और एज ए ट्रांसपेरेंट कोटिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन है हमारे पास। पिगमेंट अगर आप चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं, या तो बिना पिगमेंट के भी उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और लैकर को बनाने के लिए जो हम रेजिन्स और प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं उसके अंदर से कुछ एलिमेंट है जो हमें वाइनाइल, एक्रिलिक, रबर और आसफल्ट की मदद से मिलते हैं, यानी उनसे बनाए जाते हैं। और उनके रिडक्शन के बाद हमें लैकर मिलता है। रिडक्शन यानी आयंस, उनको एक्स्ट्रा आयंस गेन करा के हम लैकर को बनाते हैं। और लैकर का मेजर यूज़ यही है कि किसी भी मेटल सरफेस पे हमें हाई फिनिश कोटिंग देनी हो। अब यहाँ पे देखिए फिनिश कोटिंग, तो यहाँ पे मेरा काम कलर करना नहीं था या कोरोजन रेजिस्ट करना नहीं था, पर मेरा यहाँ पे मेरा मेजर एप्लीकेशन था उसको एक फिनिश कोटिंग देनी है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी जंग लगी हुई जाली आपने देखी, उस पर हाथ स्लाइड करके देखेंगे तो बहुत ही रफ फील होगा आपके हाथ पे, बहुत ही खुरदुरा महसूस होगा। लेकिन एक बार उस पर आप कलर कर दें तो उसके बाद आप उस पर करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्मूथ लगेगा, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे इंजीनियरिंग के अंदर पार्ट्स बने जाते हैं कि जिनके अंदर फिनिश कोटिंग करने के लिए अलग से खर्चा नहीं किया जाता, यानी उनके ऊपर ऐसा ही कुछ पेंट कर दिया जाता है कि पेंटिंग यानी उनको कलर करने का काम और उनको फिनिश करने का काम दोनों साथ में हो जाए। तो उसके लिए लैकर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में।
और लैकर भी एक बार सरफेस पे अप्लाई करने के बाद सूख जाता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे थर्मोसेटिंग नहीं पर थर्मोप्लास्टिक रेजिन का लेयर मिलता है। सही सुना, थर्मोप्लास्टिक। क्योंकि लैकर का उपयोग ज़्यादातर तभी होता है कि जब हमें हाई टेम्परेचर के लिए कोई चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि लैकर उसके उस टेम्परेचर पे सहन वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर हम प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर यानी जो प्लास्टिक बनाता है, और प्लास्टिक में हमारे पास आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिसाइजर की वजह से यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक के रेजिन लेयर हमें मिलेंगे। ये बात खास याद रखनी है कि पेंट्स के अंदर हमें थर्मोसेटिंग मिलता है और लैकर के अंदर थर्मोप्लास्टिक रेजिन लेयर मिलता है। तो अब हम बात करने वाले हैं चौथे भाई की। पहला भाई पेंट देख लिया, दूसरा भाई वार्निश था, तीसरा भाई लैकर था, अब चौथा भाई है एनामेल। तो एनामेल को नाम सुन के कोई कैरामेल की याद मत कर लेना, क्योंकि दोनों बहुत ही राइमिंग वर्ड्स है, बहुत लोग मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं। ये है एनामेल। और आपने कई बार नेरोलैक या किसी के ऐड में सुना होगा एनामेल पेंट्स का वो लोग नाम लेते हैं। तो बेसिकली एनामेल किसे कहते हैं, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन सिंपल है बहुत ही, कि पिगमेंट्स और रेजिन यानी वार्निश को मिक्स करो तो आपको एनामेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एनामेल कोटेड शीट की फ़ोटो बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी हाई उसकी सरफेस फिनिश चमक रही है, कि उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है साइड के होल्डर्स का। इतनी हाई सरफेस फिनिश हमें एनामेल से मिली है। तो बेसिकली आपके ऑयल पेंट्स जो होते हैं दीवार पे घर पे करने के लिए, उसके जैसी हाई शाइन आपको मिल सकती है मेटल सरफेस के ऊपर। तो एनामेल उसलिए यूज़ होता है कि एकदम हाई ग्लॉसी लुक आपको मिल सके विथ कलर। जो वार्निश में हमें ट्रांसपेरेंट मिलता था, यहाँ पे हमें विथ कलर एकदम हाई ग्लॉसी लुक मिल सकता है। और एनामेल की सबसे अच्छी बात यही है कि उसके अंदर के जो रेजिन कंपाउंड्स है, अलग अलग टाइप के रेजिन कंपाउंड को यूज़ करके आप एनामेल की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना। एनामेल आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑलराउंडर आपका प्लेयर है क्रिकेट का, जिसके अंदर आप जो चीज़ ऐड करें उसके पास वैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी। पर ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं कि एक ही टाइम पे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब एक साथ कर लेगा। इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर जो पर्टिकुलर रेजिन मिक्स करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर डोमिनेंट होकर आपको बाहर मिल जाएगी। और इसके अंदर हम मेजरली एल्काइड्स, फेनोलिक्स, एक्रिलिक और इपॉक्सी जैसे रेजिन्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैंने जो बताया कि रेजिन्स यूज़ होते हैं, तो रेजिन में मेजरली ये 4 रेजिन हम यूज़ करते हैं एनामेल्स के लिए इंडस्ट्री के अंदर। और एनामेल को जब हम किसी भी सरफेस पे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर का जो ऑयल रहा हुआ है रेजिन के साथ, वो ऑयल पहले सूख जाएगा और आपको एक चमचमाती एक कोटिंग आपके सरफेस पे मिल जाएगी जो एनामेल की बनाई हुई होगी। तो एनामेल के 2 बेसिक टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ड्राई एनामेल, जो कि रूम टेम्परेचर पे सूख जाता है और नॉर्मल हमारे डेली यूज़ एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर ना जाता हो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं ड्राई एनामेल को। बाद में सेकंड आता है बेकिंग एनामेल, जो फर्नेस, बॉयलर उनके पार्ट्स को, यानी जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ता है, वैसे पार्ट्स पे कहा जाता है कि जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ही सूखता है, ऐसा पेंट है। यानी कि इसे सुखाने के लिए भी आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर अटेन होना पड़ता है। तो जो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन है जैसे कि बॉयलर, फर्नेस के पार्ट्स, उन्हीं के लिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है बेकिंग एनामेल का। अब फाइनली जो 5वां मेंबर है 5 पांडव भाइयों का, उसका नाम है पोर्सिलेन विट्रियस एनामेल, यानी एनामेल का सबसे मॉडिफाइड वर्जन। तो बेसिकली पोर्सिलेन विट्रियस एनामेल यानी हमारी चीनी माटी। तो चीनी माटी की अब टेक्निकल डेफिनेशन आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल चीनी माटी की भी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम चीनी माटी की जो कोटिंग होती है एज अ पेंट या फ्लूइड मटेरियल के तौर पे उसकी बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी चीनी माटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें उसकी डेफिनेशन को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा कि जैसे कोई कोटिंग है। तो सबसे पहला तो कि एक ऐसा मटेरियल है पोर्सिलेन एनामेल या फिर आप कह सकते हैं विट्रियस एनामेल, कि जो पाउडर ग्लास को सबस्ट्रेट के साथ फ्यूज़ करके बनाया गया। अब सबस्ट्रेट यानी कोई भी मेटल सरफेस होगा, बेसिकली हम ज़्यादातर मेटल की सरफेस पे ही पोर्सिलेन एनामेलिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे सबस्ट्रेट के ब्रैकेट में मैंने लिखा है मेटल सरफेस। तो किसी भी मेटल सरफेस के साथ अगर आप पाउडर ग्लास को फायरिंग से 750 डिग्री सेल्सियस से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूज़ कर दो,
तो आपको जो मटेरियल मिलेगा वो होगा पोर्सिलेन एनामेल। और इसका वर्किंग यानी मैकेनिज्म कैसा है फ्यूज़ होने का, तो सबसे पहले जो पाउडर है ग्लास का वो पिघलेगा गर्मी की वजह से। पिघलने के बाद वो फ्लो होना चालू होगा, और फ्लो होते ही वो उस मेटल सरफेस पे पूरी तरह फैल जाएगा, एक हार्ड सरफेस बना देगा उसके ऊपर, यानी एक कोटिंग सी बना देगा जो एकदम स्मूथ और स्ट्रांग होगी और आपको एकदम शाइनी अपील लुक देगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है कि विट्रियस कोटिंग हमें मिलती है ड्यूरेबल, तो इसका मेन इस्तेमाल इसीलिए है कि अपीयरेंस को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं हम इससे। तो जो स्टील की शीट्स होती है, कास्ट आयरन के मटेरियल होते हैं, एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए हम पोर्सिलेन एनामेलिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तन बता रहा हूँ जिनके ऊपर पोर्सिलेन एनामेल की चढ़ाया गया है, और उनके ऊपर बाहर देख सकते हैं आप रेड, येलो, वाइट जैसे बहुत ही अच्छे शाइनी अपीयरेंस आ गई है। इसके साथ ही मैं आपको एक और फिगर बताता हूँ। ये हमारे किचन सिंक की फ़ोटो है, जो इसको हम कई बार सिरामिक समझ लेते हैं, पर आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अब ऐसा कर देते हैं कि मेटल से पहले सिंक बना देते हैं और उसके ऊपर पोर्सिलेन एनामेल की एक पूरी परत चढ़ाई दी जाती है, कि जिसकी वजह से हमें मेटल की स्ट्रेंथ भी मिल जाती है और सिरामिक जैसी अच्छा लुक भी मिल जाता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और पोर्सिलेन एनामेल के भी वापस दो टाइप्स आते हैं। पहला आता है ग्राउंड कोटिंग पोर्सिलेन एनामेल, कि जिसके अंदर हमारे नॉर्मल यानी पाउडर ग्लास और सबस्ट्रेट के अलावा ऑक्साइड्स भी मिक्स किए जाते हैं, कि जिससे एलिमेंट्स को बाइंड करने में और भी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। और वो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर में अवेलेबल होता है, ग्राउंड कोट एनामेल जिसे हम कहते हैं पोर्सिलेन एनामेल। और उसके बाद आता है कवर कोट पोर्सिलेन एनामेल, जो सरफेस अपीयरेंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और उसे ग्राउंड कोट के ऊपर भी वापस चढ़ाने के लिए कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। और उसे आप चाहें तो स्टील के जो डीकार्बनाइज की हुई पार्ट्स है, यानी जहाँ से कार्बन को निकाल दिया गया है, वो पार्ट बहुत ही रफ हो जाती है, तो उस पर भी हम डायरेक्टली बिना किसी प्रिपरेशन के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कवर कोट पोर्सिलेन एनामेल को। ये उसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि किसी भी सरफेस प्रिपरेशन के बिना हम डीकार्बनाइज स्टील सरफेस को डायरेक्टली पोर्सिलेन एनामेल प्रोसेस में कोटिंग कर सकते हैं। और ग्राउंड कोट हमारे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर में थे, पर कवर कोट जो होता है वो या तो क्लियर भी हो सकता है यानी ट्रांसपेरेंट, या फिर सेमी ओपेक यानी हाफ ट्रांसपेरेंट, या फिर कम्प्लीटली ओपेक भी हो सकता है, यानी उसमें आप ओपेक करने के लिए कलर पिगमेंट्स ऐड करके कलर भी डाल सकते हैं। तो कवर कोट बेसिकली हमारा ऑलराउंडर हो गया इस केस में, कि आपको जैसी प्रॉपर्टी चाहिए कलर के मामले में, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट या कोई भी कलर, वो आपको सब इसके अंदर मिल सकता है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके बिना कोई भी 5 पांडवों में से एक भी भाई, यानी पेंट, वार्निश, इनामेल, लेकर, पोर्सिलेन इनामेल, इन पाँचों में से आप किसी का भी यूज़ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सरफेस प्रिपरेशन के बिना इन सबको अप्लाई करना बहुत ही बड़ी भूल और बेवकूफ़ी का काम होगा। तो ये क्यों करना पड़ता है, यानी सरफेस प्रिपरेशन एक्चुअल में क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो किसी भी सरफेस पे प्लेटिंग करें, पेंटिंग करें, या उस पर हम कोई भी कलर की परत चढ़ाएं, उसके पहले कई बार ऐसा कहा जाता है कि सरफेस को पहले उसके लिए रेडी करना पड़ता है, यानी उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि उससे सब धूल, मिट्टी जो उसके ऊपर इरेगुलरिटीज है सरफेस में से, वो सब हट जाए। तो ये करना क्यों पड़ता है? क्योंकि अगर आप धूल, मिट्टी, वो सब जो वहाँ पे है कचरा या फिर ग्रीस के पार्ट्स, उनको नहीं हटाएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो कलर, कोटिंग या प्लेटिंग जो भी आप उस सरफेस पे चढ़ाने वाले हैं, वो अच्छे से नहीं चिपक पाएगा, यानी उसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा, या फिर वहाँ पे चिपकने नहीं देगा वो पेंट या वार्निश को। इसलिए हमें उन्हें सरफेस प्रिपेयर करके हटाना पड़ता है। तो सरफेस प्रिपरेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है, तो उनमें से कुछ फेमस टेक्निक्स के नाम मैं यहाँ पे नीचे आपको बता रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला है वेपर डीग्रीजिंग, जिसके नाम से ही पता चलता है कि एकदम हाई प्रेशर वेपर की मदद से आप ग्रीस को निकाल देते हैं सरफेस के ऊपर से। सेकेंड आता है सॉल्वेंट क्लीनिंग, थर्ड आता है एसिड क्लीनिंग, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है इमल्शन क्लीनिंग, एल्कलाइन क्लीनिंग और सॉल्ट बाथ क्लीनिंग। तो ये जो 5 क्लीनिंग वाले टर्म्स है, इनके अंदर का जो एजेंट है हम उसे चेंज कर दे और उसकी मदद से सरफेस को साफ़ करें, तो उसके ऊपर से उसका नाम आ गया है। सॉल्वेंट में हम किसी भी सॉलिड
के पाउडर पार्टिकल्स की मदद से सरफेस को घिस के साफ़ करते हैं। एसिड में हम एसिड की मदद से सरफेस को साफ़ करते हैं। इमल्शन यानी ऑयल और वाटर का एक स्पेशल मिक्सचर बनाकर हम सरफेस को साफ़ करते हैं। एल्कलिन यानी बेसिक एलिमेंट्स यानी जिनके पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है उनकी मदद से सरफेस को साफ़ करते हैं। और सॉल्ट बाथ यानी NaCl का बाथ प्रिपेयर करके हम सरफेस को साफ़ करते हैं। तो ये सब बेसिकली जिस एलिमेंट की मदद से आप सरफेस को साफ़ कर रहे हैं उसके हिसाब से नाम दे दिए गए हैं। बाद में आता है पिकलिंग। अगेन इट इज़ अ वेरी वेल नोन सरफेस प्रिपरेशन टेक्निक, जिसके लिए एक अलग से लेक्चर लिखा जाए तो भी बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और बाद में आते हैं अब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग कि जिसके अंदर छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल्स को न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक मीन्स से सरफेस के ऊपर इम्पिंच करके उस सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है। और लास्ट आता है बैरल फिनिशिंग कि एक बैरल के अंदर शार्प रॉक्स या फिर आप कह सकते हैं कि शार्प कंपोनेंट्स के साथ आपके कंपोनेंट को रख के कंटिन्यूसली उसको घुमाया जाता है ताकि वो जो शार्प पार्टिकल्स है वो बार बार आपके वर्क पीस पे टकराएं और उसके सरफेस फिनिश आपको नेचुरली मिल जाए हर डायरेक्शन में। तो हमने तकरीबन 9 टाइप की जो मेजर सरफेस क्लीनिंग या सरफेस प्रिपरेशन मेथड है वो देख ली, पर इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स है इंडस्ट्री के अंदर। कि 9 जो थी वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली थी, तो उसके अलावा भी बहुत सारी हज़ारों टेक्निक्स है जिससे आप सरफेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है भैया कि इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सी, ये कैसे पता चलेगा। सॉरी मुझे अपना शब्द चेंज करने दो, बेस्ट नहीं, हमारे इस काम के लिए सबसे बेस्ट कौन सी ये काम हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, जिसके लिए उसको पेंटिंग या कोटिंग या प्लेटिंग करनी हो किसी सरफेस पे, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला कि कौन सी सरफेस को कोट करना है और वो पार्ट का यूज़ कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम इतना समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं बॉयलर को या फिर फर्नेस को कोटिंग करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा कोई कलर लेना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन करता हो। तो वहाँ पर मुझे थर्मोसेटिंग टाइप के लिक्विड मटेरियल्स की ज़रूरत होगी और उसके लिए जो क्लीनिंग मेथड है वो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो सरफेस पे डिपेंड करता है और उसका यूज़ पे डिपेंड करता है। बाद में आता है कि आपको सरफेस प्रिपेयर करने में कौन से टाइप के डस्ट और इम्प्योरिटीज़ को हटाना है। तो अगर मेरा सरफेस नेचुरली मुझे कहीं से मिला है तो मुझे उस पर सिर्फ अगर रफनेस है तो सिर्फ उसको घिस के साफ़ करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट है जो मशीन के अंदर रहा हो और मुझे वापस उसके साफ़ करना है तो मुझे उसका ग्रीस ऑयल वो सब निकालना पड़ेगा। बाद में उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर हो तो उसके स्क्रैच वेच को निकालने पड़ेंगे। तो वो हिसाब से भी मुझे सिलेक्शन देखना पड़ेगा कि मैं जो प्रोसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ सरफेस प्रिपरेशन या क्लीनिंग के लिए, उससे मेरे पार्ट के जो डस्ट और इम्प्योरिटीज़ है वो निकलेंगे कि नहीं। बाद में डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अगर मैं जिस टाइप का पेंट या फ्लूइड मटेरियल मेरे सरफेस पे चढ़ाने वाला हूँ उसकी नेचुरली सरफेस के साथ बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग स्ट्रेंथ हो तो शायद मुझे ज़्यादा क्लीनिंग ना भी करनी पड़े, कम क्लीनिंग से ही मेरा काम चल जाए। तो ऐसे ऑप्शन के टाइम पे कम क्लीनिंग भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और वही मेरा बेटर ऑप्शन होगा। तो इसलिए मुझे डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस कितनी चाहिए वो भी पता होनी चाहिए कि मेरे पार्ट को मुझे कितना क्लीन सरफेस प्लेटिंग या पेंटिंग के पहले करना है। बाद में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं या आपके पास जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज़ है वो आपको किस टाइप की क्लीनिंग मेथड प्रोवाइड कर सकती है, यानी आपके पास क्या फैसिलिटी है जो आप यूज़ कर सकते हैं सरफेस क्लीनिंग के लिए। अब ऑब्वियसली मेरे पास अगर वेपर डिग्रीजिंग की मशीन हो तो मैं एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग की यूज़ नहीं कर सकता ना उससे। और इफेक्ट ऑफ मेथड टू बी यूज इन एटमॉस्फेयर, आप जो भी मेथड यूज़ करने वाले हैं आपके आजू बाजू के एनवायरनमेंट पे या एटमॉस्फेयर पे उसका क्या असर होगा। यानी वेपर डिक्रीजिंग करूँगा तो उसके लिए मुझे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए कि जिसमें से वेपर बाहर ना भाग सके, क्योंकि वेपर बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ आता है। अगर किसी भी इंसान को लग गया तो एक्सीडेंट होने के चांस है। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए। तो उस एटमॉस्फेयर की भी बात हो रही है कि आपको जो प्रोसेस करनी है उसके लिए आपको कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा या नेचुरल एटमॉस्फेयर में भी काम हो जाएगा। और सबसे मेन बात तो यही है, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि खर्चा कितना आएगा भैया।
तो आपके ओवरऑल कॉस्ट यानी आप जितना भी सरफेस क्लीनिंग पेंटिंग कर रहे हो उसके बाद का जो खर्चा आएगा उसमें ऐसा आपको मेथड सेलेक्ट करना है कि जिसका खर्चा मिनिमम आए। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप किस चीज़ के लिए सरफेस को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेंटिंग करने के लिए सरफेस को साफ़ किया जाए। ये मैं जनरल बात आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ कि किसी भी सरफेस को साफ़ करना हो या प्रिपेयर करना हो तो आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। जैसे अगर मैं आप फॉस्फेटिंग प्रोसेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्लीनिंग प्रोसेस अलग होगी, किसी पे क्रोम प्लेटिंग या इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्लीनिंग प्रोसेस अलग होगी, और पेंटिंग करना चाहता हूँ तो उसके लिए अलग क्लीनिंग प्रोसेस होगी ऑब्वियसली। तो आप क्लीनिंग करने के बाद जो प्रोसेस करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर आपको क्लीनिंग प्रोसेस सिलेक्ट करनी होगी। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमें क्लीनिंग प्रोसेस के लिए चेक करने चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि पेंट, वार्निश, एनामेल वगैरह वगैरह हमने सब जो देखे अभी तक 5 टाइप के फ्लूइड मटेरियल्स मेजर जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पेंट्स एंड वार्निश लिखा है, पर वो जनरल टर्म उन पाँचों के लिए है कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहला वेल नोन मेथड जो आप सभी ने घर में देखा भी होगा और खुद भी किया होगा वो है कोटिंग बाय ब्रश। हाँ, खुद किया होगा उसका मतलब ये नहीं कि आपने घर को पेंट किया होगा, नॉर्मल ड्राइंग की होगी तो भी चलेगा क्योंकि उसमें भी पेंटिंग ब्रश आप यूज़ करते ही हैं। तो पहले के ज़माने में घोड़े और सूअर की पूंछ के बाल को यूज़ करके पेंटिंग ब्रश का जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उसको इंडस्ट्रियल कोटिंग या पेंटिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता था क्वालिटी, क्योंकि उससे एक ही बार में या 2-3 बार में आपको परफेक्टली जो क्वालिटी चाहिए थी पेंट की वो मिल जाती थी। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से अब हमें घोड़े सूअर के पीछे नहीं जाना पड़ता, डायरेक्टली फाइबर ब्रशेस अवेलेबल है मार्केट में, हम उनका यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब मैंने एक वैरायटी ऑफ ब्रश बताई है जिसके अंदर आपने नॉर्मल ड्राइंग ब्रश भी है, घर को पेंट करने के ब्रश भी है और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी ब्रश आ गए हैं। अब एक बात आप सभी को याद रखनी है कि पेंट ब्रश से जब भी हम पेंटिंग करते हैं तब ऐसा कहा जाता है 3 हाथ पेंटिंग करनी है, 2 हाथ पेंटिंग करनी है। तो वो क्या होता है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी सरफेस पे पेंट अप्लाई करते हैं तो सिंगल लेयर पे उसकी कंप्लीट थिकनेस नहीं मिल सकती। हमें पेंट अप्लाई करते हुए 2 टर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है, ड्राई फिल्म थिकनेस और वेट फिल्म थिकनेस। यानी पेंट जब गीला होगा तब उसकी थिकनेस क्या होगी फिल्म की, उस परत की, और जब वो सूख जाएगा तो उसके बाद उसकी क्या थिकनेस होगी। ये इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि आप जिस पार्ट पे या फिर जिस भी सरफेस पे यूज़ करें उसका कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा और उस एप्लीकेशन के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड ने उसके पेंट की थिकनेस दी हुई है, तो वो थिकनेस आपको अचीव करनी पड़ती है। अब वो थिकनेस अचीव करने के लिए आपको 2 या 3 लेयर्स भी करने पड़ सकते हैं। तो पहले हम ब्रश की मदद से या किसी भी टूल की मदद से एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसको सूखने देते हैं और वो कम्प्लीटली सूख जाए उसके बाद ही दूसरा लेयर चढ़ाते हैं। इसी तरह दूसरा लेयर भी सूख जाए उसके बाद हम तीसरा लेयर चढ़ाते हैं फाइनली, और ऐसे 3 लेयर चढ़ाने के बाद हमें हमारी जो कंप्लीट थिकनेस है पेंट की वो मिलती है। ये तो हमारे ब्रश की बात की, पर कई बार ऐसा भी किया जाता है कि हमारी जो पेंट की डब्बी होती है उसी के अंदर पार्ट को डुबा देते हैं और बाहर निकालते हैं और बाद में उसको धीमी आंच पे पूरे पेंट को सुखा देते हैं। ये फास्ट टेक्निक है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है छोटे पार्ट्स के लिए, कि पार्ट को सीधा कलर की बाल्टी में डुबाओ, उसको बाहर निकालो और धीमे फ्लेम होल्डर की धीमी आंच से उसको सुखा दो पेंट को। और जैसा हम सब जानते हैं कि पेंट को किसी भी शेप के पीस पे किसी भी जगह पे अप्लाई करना बहुत इजी है, और आपके पास जो भी साधन है उससे आप इजीली पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। बाद में सेकेंड टेक्निक है कोटिंग बाय यूजिंग रोलर। ये ब्रश का मॉडिफाइड वर्जन है कि कोटिंग बाय ब्रश का मॉडिफाइड वर्जन, कोटिंग बाय यूजिंग रोलर, यानी रोलर ब्रश या रोलर कोटर की मदद से आप आपके पेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको मॉडर्न पेंटिंग रोलर बताया है कि जो डायरेक्टली आप कलर में डिप कर सकते हैं, या आप तो ऐसे भी आ गए कि जिनके अंदर आप स्टोरेज में कलर करते हैं और जैसे जैसे आप उनको चलाते जाते हैं उनके अंदर से कलर धीरे धीरे बाहर आता है और वो पेंट सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स की तरह वो खुद अपने अंदर से सेल्फ पेंट निकालते हैं। इस तरह के मॉडर्न रोलर्स आज आ गए हैं, और रोलर्स का मेन यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि पेंट ब्रश जो हम यूज़ करते हैं उनसे हमें एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं मिल पाता, लेकिन रोलर यूज़ करते हैं तो हमें सम वॉट
यूनिफॉर्म थिकनेस या और यूनिफॉर्म लेयर जो होता है एकदम कंटिन्यूस पैटर्न में मिल जाता है। ये रोलर का मॉडिफिकेशन आने का सबसे मेन कारण है। और रोलर को तभी ज़्यादा प्रिफर किया जाता है जब हमें प्लेन और लॉन्ग सरफेस के, जहाँ पे हमारे रोलर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चलाने में, वैसे सरफेस के हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि घर की दीवारें हो गई, तो उनमें आजकल ज़्यादातर रोलर ही यूज़ होता है क्योंकि वो फास्ट है, इजी है और कंटिन्यूसली आप एक पाथ को फॉलो कर सकते हैं रोलर कलर से रोलर चलाते हुए। और लास्ट मेथड आता है कोटिंग बाय स्प्रेइंग। अब स्प्रेइंग आपने नॉर्मली देखा होगा कि बर्थडे पार्टीज़ में वो स्प्रे लेकर एक दूसरे पे वो कुछ चिंगम जैसा कुछ भी डालते रहते हैं, तो उसी तरह कैंड स्प्रे भी आते हैं आजकल कि आप उसके डायरेक्टली स्प्रे करके आपके कलरिंग पर्पज़ को आप पूरा कर सकते हैं। बहुत ही इजी टेक्निक है। वो कॉर्नर्स में स्प्रे करना बहुत ही इजी पड़ता है पेंट ब्रश या रोलर की मदद से कलर करने के कंपैरिजन में। लेकिन स्प्रेइंग के भी 3 टाइप्स आते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है एयर स्प्रे मेथड। तो एयर स्प्रे मेथड के नाम से ही पता चल रहा है कि एक नोज़ल यानी कि एक छोटे से होल से आप एयर के हाई प्रेशर के साथ पेंट को स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो बताई है। इसके अंदर ये जो आप लोहे का कंटेनर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा पेंट है और ये जो पाइप है ये एक एयर कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई है जो उसे हाई प्रेशर से एयर को भेज रहा है, और यहाँ पे हमारे नीचे पेंट को साथ में लेकर एयर स्प्रे हो रही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिलती है, किसी भी मटेरियल और किसी भी सरफेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ होता है क्योंकि ये फास्ट है और कॉर्नर्स को भी अच्छे से कवर कर देता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्प्रेइंग मेथड है एयरलेस स्प्रे मेथड। तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर एयर का कोई काम नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे एयर नहीं है तो भला स्प्रे कैसे हो सकता है? तो हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलर फोटो है कि शटर को कलर किया जा रहा है, और आप देख सोच रहे होंगे कि ये अब तो सिमिलर ही लग रहा है स्प्रे मेथड से, इसमें क्या फ़र्क है? तो ज़रा जूम करके देखते हैं। उसके हाथ में जो इक्विपमेंट है उसका शेप कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई कंटेनर ही नहीं है कि जिसके अंदर पेंट हो, बल्कि यहाँ पर डायरेक्टली नोज़ल है ये हमारा, और एक पूरी मशीन है जो पेंट को प्रेशर करके डायरेक्टली एक इंजेक्ट कर देती है हमारे इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम को कहते हैं हाई स्पीड इंजेक्शन एटोमाइज़र। ये जो यहाँ पे फोटो दी गई है ये हाई स्पीड इंजेक्शन एटोमाइज़र है। एटोमाइज मतलब किसी भी फ्लूइड को बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि उसको स्प्रे किया जा सके हाई प्रेशर की मदद से। तो उसके लिए हमें ये हाई स्पीड इंजेक्शन एटोमाइज़र चाहिए, और जो पेंट है वो इस कंटेनर के अंदर स्टोर है और इसे पंप की मदद से प्रेशर करके इसके अंदर पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर हमें एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसे एयरलेस स्प्रे मेथड कहा जाता है। और नॉर्मल जो हमारा एयर स्प्रे मेथड है उसके कंपैरिजन में इसके अंदर जो पेंट का लॉस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसके अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी प्रेशर से हमारा फ्लूइड आ रहा है। बाकी पहले हमें एयर का प्रेशर हाई ही रखना पड़ता था तभी वो पेंट को साथ लेकर जाता था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा कम प्रेशर रखते हैं फिर भी हमारा डायरेक्टली पेंट आ सकता है और कंट्रोल्ड वॉल्यूम में आता है, तो यहाँ पे हमारा लॉस बहुत ही कम होता है। और इसकी मदद से हमें बहुत ही थिक लेयर्स बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं। यानी जो हम थिकनेस बात करते हैं कितनी थिकनेस की हमें लेयर चढ़ाना है कलर का, वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है जल्दी से जल्दी थिक लेयर पाने के लिए। बाद में नेक्स्ट मेथड जो है वो थोड़ी सी मॉडर्न एडवांसमेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे मेथड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आया तो बहुत ही कॉमन टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो आएगा, उसके बिना तो ये चलता ही नहीं हमारा काम, पॉजिटिव नेगेटिव के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट होता है जिसके ऊपर हमें कलर करना है उसे हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और जो पेंट है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। कुछ इस तरह से कि मेरी जो सरफेस है उसको मैंने करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया है और उसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और जो मेरा पेंट आ रहा है उसके अंदर मैंने नेगेटिव सोर्स का करंट का कनेक्शन दिया हुआ है कि जिससे मेरा पेंट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मेरा कलर स्प्रे होगा
तो जहाँ पे जिस पोर्शन में चार्ज हुआ है मेरा सरफेस, उसी पोर्शन पे वो स्टिक करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे मेथड मेजरली इसलिए यूज़ होता है कि कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको कोई पर्टिकुलर कलर करना हो तो आप सिर्फ उसी लोकेशन को चार्ज देंगे और आपका कलर उसी लोकेशन पे चिपकेगा, और बाकी के पोर्शन को अगर आप हाइड कर देंगे, उस पर चार्ज नहीं देंगे, तो वहाँ पे आपका कलर नहीं चिपकेगा। तो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर आपको स्प्रे करना हो एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट स्प्रे, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे मेथड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसकी मदद से आपका पेंट सरफेस पे चिपकता है। हाँ, और एक बात आपको याद रखनी है, आप जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा आपकी थिकनेस, जो आपका कलर की थिकनेस आएगी, फिल्म कलर फिल्म की या लेयर की, आप जो भी कहते हैं लेयर थिकनेस, वो जितना आप चार्ज देंगे उतनी ज़्यादा मेंटेन कर पाएंगे। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे मेथड की मेन खासियत है कि इसमें हम मशीन की मदद से कितनी थिकनेस चाहिए वो डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2-3 बार लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एक ही बार में हमें उतनी थिकनेस मिल सकती है जितना आपने चार्ज दिया है उतना। तो इसी के साथ हमारा फ्लूइड मटेरियल्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। ऐसे और लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करके रखें।